everyone, welcome class 12 to today's video lecture. Class, today we will proceed with a very important topic of chapter number 5 organizing, that is delegation. क्लास, आज की जो मेरी वीडियो है वो कंप्लीट डेलीगेशन के इंट्रोडक्शन पे है. मैंने स्पेसिफिकली इंट्रोडक्शन पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर क्यों प्रेजेंट किया है, उसके पीछे इंपॉर्टेंट लॉजिक है. क्योंकि क्लास 1 ईयर बोर्ड एग्जाम में एंड 1 ईयर बोर्ड एग्जाम से पहले जो सैम्पल पेपर आता है उसमें इंट्रोडक्शन में से 4 मार्क्स का इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है. आई एम रिपीटिंग दिस थिंग क्योंकि ये चीज आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ डेलीगेशन के इंट्रोडक्शन में से, अगर आप एनसीईआरटी में देखो तो डेलीगेशन का इंट्रोडक्शन जो है वो काफी इलैबोरेट करके दे रखा है. एंड इंट्रोडक्शन में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और एक बार बोर्ड के सैंपल पेपर में आ चुका है. ठीक है, अराउंड 2017 एंड 2018. तो आप सैंपल पेपर भी चेक कर सकते हो, बोर्ड का एग्जाम क्वेश्चन पेपर भी चेक कर सकते हो. तो क्लियर इनडायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ डेलीगेशन, ना इंपॉर्टेंस में से और ना ही एलिमेंट्स में से, सिर्फ इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चन आया हुआ है और वो भी इतना इनडायरेक्ट कि स्टूडेंट्स फाउंड इट क्वाइट डिफिकल्ट. ठीक है, मैं आपको बताऊंगी वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो आ चुके हैं. तो क्लास, हम डेलीगेशन का इंट्रोडक्शन जो है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जब सीबीएसई उसके इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चन उठा सकता है, दैट मींस द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्लास, पहले हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी समझते हैं कि डेलीगेशन एक्चुअली है क्या. देन हम आएंगे उस डेफिनेशन पे जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखनी है डेलीगेशन की. इज दैट क्लियर? अब क्लास, डेलीगेशन होता क्या है ये हमने इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में भी ब्रीफिंग पढ़ी थी, बट तब भी मैंने आपको बोला था कि हम इसे डिटेल में कवर करेंगे. क्लास, एक्चुअल में होता क्या है कि जो मैनेजर होता है ना, उसके ऊपर कई बार इतना ज्यादा बर्डन हो जाता है काम का, इतना ज्यादा ओवरलोड हो जाता है काम का कि जो मैनेजर है ना वो सारे काम मैनेज नहीं कर पाता. और जो कोर एक्टिविटीज है, कोर समझ, जो इंपॉर्टेंट टास्क, क्रूशियल एक्टिविटीज जो है, मैनेजर उन पे फोकस नहीं कर पाता. यू हैव टू यूज द वर्ड कोर एक्टिविटीज, ये एक ज्यादा स्पेसिफिक कॉर्पोरेट टर्म है. तो अगर जब मैनेजर को लगता है कि नहीं, मुझे कोर एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वहां मेरा टाइम ज्यादा चाहिए, तो ऐसे केस में मैनेजर क्या करता है, जो अपना रूटीन जॉब है या जो इजी जॉब्स है वो अपने सबऑर्डिनेट को असाइन कर देता है कि वो तुम करो, ताकि जो मैनेजर का टाइम बचे उस पर वो कोर एक्टिविटीज पे ध्यान दे पाए, उनको एकम्प्लिश कर पाए. तो इस प्रोसेस को कहते हैं डेलीगेशन. कि जब मैनेजर अपना रूटीन वर्क या रूटीन जॉब अपने सबऑर्डिनेट को असाइन कर देता है, उसे उस काम की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है, और जो उसके पास टाइम बचता है उस टाइम पे वो कोर एक्टिविटीज पे ध्यान देता है, उन्हें अकम्प्लिश करता है, उसे हम बोलते हैं डेलीगेशन. एक एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. जैसे क्लास, अगर मैं क्लास 12 की क्लास टीचर हूँ, ठीक है, जैसे मैं क्लास 12 की मैं क्लास टीचर हूँ और मेरे पास बहुत काम है, मुझे आंसर शीट्स भी चेक करनी है. मैंने एग्जांपल आपसे पहले भी शेयर किया, बट आई एम शेयरिंग इट अगेन क्योंकि मोस्ट सिंपल एग्जांपल है, स्टूडेंट टीचर की लाइफ में आप ज्यादा रिलेट कर सकते हो. तो मुझे क्लास 12 के फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के आंसर शीट्स भी चेक करनी है, मुझे क्वेश्चन पेपर्स भी बनाने हैं एंड मुझे क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर भी कंप्लीट करना है. तो ऐसे केस में क्लास, जो मेरे लिए ज्यादा कोर एक्टिविटीज है, क्रूशियल है, वो है आंसर शीट्स चेक करना एंड क्वेश्चन पेपर डिजाइन करना. तो ऐसे केस में जो अटेंडेंस रजिस्टर कंप्लीट करने वाला काम है वो काफी रूटीन जॉब है और काफी इजी काम है, जिसमें हम अटेंडेंस रजिस्टर कंप्लीट करते हैं कि उसमें टोटलिंग करनी है अटेंडेंस की एंड उसके अंदर प्रेजेंट एब्सेंट लगानी, कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट, पूरे मंथ के अटेंडेंस को टोटल करना है. तो दैट्स क्वाइट एन इजी जॉब. तो ऐसे केस में क्लास, वो जो रूटीन जॉब है वो मैं क्लास के मॉनिटर को असाइन कर सकती हूँ कि भाई आप ये रूटीन जॉब कर लो, और जो मेरी क्रूशियल एक्टिविटीज है, आंसर शीट चेक करना, क्वेश्चन पेपर बनाना, वो कोर एक्टिविटीज है, उसमें मेरी ही नॉलेज लगेगी, उसमें मेरी ही रिक्वायरमेंट है. तो जो रूटीन जॉब था अटेंडेंस रजिस्टर कंप्लीट करने का, वो मैंने क्लास मॉनिटर को असाइन कर दिया. तो मेरा रूटीन जॉब मैंने ट्रांसफर कर दिया. अब मेरे पास जो टाइम बचा, उस टाइम में मैं अपनी सिर्फ कोर एक्टिविटीज पे फोकस करूंगी, यानी आंसर शीट्स अच्छे से चेक करूंगी और अच्छे से क्वेश्चन पेपर डिजाइन करूंगी, केस स्टडीज डालूंगी. ठीक है, तो आप समझ गए, यानी मैंने अपना काम डेलीगेट कर दिया क्लास मॉनिटर को, यानी जो मेरे से नीचे सबऑर्डिनेट है मैंने उसे अपना रूटीन जॉब ट्रांसफर कर दिया ताकि वो कर पाए, और जो मैं अपना जो टाइम है वो मैं कोर एक्टिविटीज पे लगा पाऊँ. अब डेलीगेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसके एलिमेंट्स हैं, वो हम फर्दर वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. आज हम सिर्फ और सिर्फ डेलीगेशन के कॉन्सेप्ट पे वर्क करें. ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डेलीगेट करने का मतलब क्या है. जब एक मैनेजर अपनी रूटीन जॉब अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर करता है, इससे मैनेजर को ये फायदा होता है कि उसे टाइम मिलता है और वो अपनी कोर एक्टिविटीज में और स्पेशलाइज हो पाता है और अच्छे से काम कर पाता है.
एंड सबऑर्डिनेट का क्या फायदा होता है कि सबऑर्डिनेट की डेवलपमेंट होती है, उसकी स्किल्स डेवलप होती है, उसे मैनेजर लेवल की जो स्किल्स सीखने का मौका मिलता है, उसे अपनी पोटेंशियल इंक्रीज करने का मौका मिलता है एंड उसकी एक आप कह सकते हो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है क्योंकि वो हायर लेवल की स्किल सीख रहा है। तो कल को जब भी प्रमोशन की चांस आएंगे, प्रमोशन की बारी आएगी, तो हम ऐसे में उसी सबऑर्डिनेट को कंसिडर करेंगे जिसने मैनेजर लेवल का काम सीखा हुआ है, जिसे थोड़ा बहुत वो काम आता है। तो कहीं ना कहीं जब हायर जॉब पोजीशन फिल करने की बात आएगी तो हम उसी सबऑर्डिनेट को कंसिडर करेंगे क्योंकि उसने अपना काम भी सीखा, अपना काम तो वो करता ही था और वो मैनेजर लेवल का भी काम करता, उसने मैनेजर लेवल की स्किल्स भी सीखी। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू डेलीगेशन का एक ओवरव्यू दे दिया। अब चलते हैं डेलीगेशन के इंट्रोडक्शन में मच डीपर। A manager cannot manage to do all tasks on his own, as large volume of work makes it impractical for him to handle it all by himself. क्लास ये तो है कि मैनेजर सारा काम खुद नहीं कर सकता because such a large volume of work is there, इतना ज्यादा काम होता है कि makes it impractical for him to handle it all by himself, कि वो सारा काम खुद हैंडल नहीं कर सकता। अब if the manager desires to meet the organizational goals, focus on objectives and ensure that all work is accomplished, अगर मैनेजर चाहता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव हो और उसके अपना काम भी पूरा हो, सारा काम अकम्प्लिश्ड हो, कंप्लीट हो, तो ऐसे केस में ही मस्ट शेयर हिज वर्कलोड विद द सबऑर्डिनेट। अगर वो चाहता है सारा काम टाइम से हो, अपना काम अच्छे से करे, तो उसे अपना जो वर्कलोड है वो सबऑर्डिनेट से शेयर करना पड़ेगा, रूटीन जॉब उसे सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग वर्क विद सबऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब आप अपना वर्कलोड सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर करते हो तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ लेट्स मूव टू द फर्दर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ डेलीगेशन। यस क्लास, तो हम सिंपली समझ सकते हैं डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अब आप कहोगे अथॉरिटी ट्रांसफर की बात कैसे आ गई? क्लास देखो, सुपीरियर अपना वर्कलोड सबऑर्डिनेट के साथ शेयर कर रहा है, सुपीरियर शेयर्स वर्कलोड विद सबऑर्डिनेट। जब आप सबऑर्डिनेट को वर्कलोड शेयर कर रहे हो, उसे काम दे रहे हो, उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो यू हैव टू प्रोवाइड दैट पर्सन विद मैचिंग अथॉरिटी। तो अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट को वर्क दे रहा है, काम दे रहा है, ठीक है, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, तो वो साथ में उसे मैचिंग क्या देगा? अथॉरिटी। तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, कि जो अथॉरिटी है वो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक ट्रांसफर हो रही। अब क्लास यहाँ मैंने एक मेन डेफिनेशन लिखी है डेलीगेशन के अकॉर्डिंग टू लुइस एलन। ये डेफिनेशन मैंने क्यों लिखी है कि अगर फॉर इन केस 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है डिफाइन डेलीगेशन, क्योंकि 1 मार्क में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, एंड अगर क्वेश्चन या आपको डेलीगेशन का कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है एंड यू हैव टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, क्योंकि 5-6 मार्क के क्वेश्चन डायरेक्ट तो स्टार्ट नहीं करते, अगर इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन पे भी आता है, तो आपको एक इंट्रोडक्शन देना है जहाँ पे आप डेलीगेशन की डेफिनेशन दोगे। तो वहां पे क्लास ये एडवाइस है कि आप एक प्रॉपर डेफिनेशन दो। तो क्लास किसी एक मेजर थियरिस्ट की डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हो, जैसे लुइस एलन की डेफिनेशन काफी फेमस है, इसको पहले समझते हैं ताकि लर्न करना इजी हो जाए। Delegation is the process a manager follows in dividing the work assigned to him. यानी डेलीगेशन वो प्रोसेस है जो मैनेजर जिससे जो भी काम उससे असाइन हुआ है उसे डिवाइड करता है। ठीक है, तो डेलीगेशन इज द प्रोसेस अ मैनेजर फॉलोज इन डिवाइडिंग द वर्क असाइंड टू हिम सो दैट ही परफॉर्म्स दैट पार्ट विच ओनली because of his unique organizational placement can perform effectively। यानी ध्यान से सुनो, यानी डेलीगेशन से मैनेजर वो काम परफॉर्म करेगा, दैट पार्ट ये वर्क का वो पार्ट परफॉर्म करेगा विच ओनली ही बिकॉज ऑफ हिज यूनिक ऑर्गेनाइजेशनल प्लेसमेंट, यानी उसे मैनेजर बनाया गया है, उसे ये प्लेसमेंट दी गई है, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी, कुछ दिमाग होगा, तो जो अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो वही पार्ट करेगा जिसके लिए उसे स्पेसिफिकली रखा गया था। कैन परफॉर्म इफेक्टिवली। ध्यान से देखो, डेलीगेशन इज द प्रोसेस अ मैनेजर फॉलोज इन डिवाइडिंग द वर्क असाइंड टू हिम सो दैट ही परफॉर्म्स दैट पार्ट, वो सिर्फ वो पार्ट परफॉर्म करे विच ओनली ही बिकॉज ऑफ हिज यूनिक ऑर्गेनाइजेशनल प्लेसमेंट कैन परफॉर्म इफेक्टिवली, यानी वो पार्ट परफॉर्म करे जो सिर्फ वो ही परफॉर्म कर सकता है अच्छे से, वो वही काम करे जिसके लिए उसको यूनिक ऑर्गेनाइजेशनल प्लेसमेंट दी गई है, उसे मैनेजर बनाया गया है।
तो वो उसी काम में अपना टाइम दे पाए, यानी वो अपनी कोर एक्टिविटीज कर पाए, एंड सो दैट ही कैन गेट अदर्स टू हेल्प विद व्हाट रिमेन्स। और जो बच जाए, व्हाट रिमेन्स मतलब जो काम बच जाए, उसके लिए वो दूसरों की हेल्प ले ले, यानी सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट करते, सबॉर्डिनेट्स की हेल्प ले ले, एंड वो खुद वही काम करे जो वो ही इफेक्टिवली कर सकता है। मतलब जिसके लिए उसे रखा गया है, जो उसका काम है, जो वो इफेक्टिवली कर सकता है, वो करे, और जो बच जाए, यानी जो रूटीन, व्हाट रिमेन्स का मतलब क्या है, रूटीन वर्क, और जो रूटीन वर्क है उसके लिए वो दूसरों की हेल्प ले ले। तो एक लुइस एलन की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अगर आप एग्जाम में कोट करके लिखते हो अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, तो क्लास मार्क माय वर्ड्स, ये चीज आपके एग्जामिनर के सामने बहुत बड़ा इंप्रेशन क्रिएट करने वाली है। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ लेट्स मूव टू दी few features of delegation. Yes class, these are some few features of delegation. Number one, we have already discussed, it is a downward transfer of authority from a superior to subordinate. और ये भी मैंने आपको बता दिया है अथॉरिटी का ट्रांसफर क्यों आया, बिकॉज सबसे पहले जो सुपीरियर है वो सबॉर्डिनेट को वर्क असाइन करता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करता है, एंड उसी के साथ मैचिंग अथॉरिटी। It is a prerequisite. Prerequisite मतलब a pre-requirement, essential thing. It is very essential for the effective functioning of an organization. क्योंकि किसी भी कंपनी में मैनेजर सारा काम खुद हैंडल नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाएगा, एंड अगर वो सारा काम खुद हैंडल करेगा तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा कोर एक्टिविटीज पे फोकस करना। तो किसी भी कंपनी में एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए जो डेलीगेशन है, इट्स अ प्रीरिक्विजिट, इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट। Okay, now third point is very important. It enables the manager to concentrate on high priority activities, जिन्हें हम core activities कहते हैं। Manager उन पे focus कर पाता है, and it also provides the subordinates an opportunity to develop. क्योंकि subordinate develop करेगा, that's so obvious, क्योंकि subordinate अपना काम भी कर रहा है, plus he is learning other skills of higher level. Higher level की skills सीखने का उसे मौका मिल रहा है, उसे वो work मिल रहा है, उसे वो task सीखने का मौका मिल रहा है। तो it provides the subordinates an opportunity to develop. लैक ऑफ डेलीगेशन, अगर सपोज करो क्लास किसी कंपनी में डेलीगेशन नहीं, सारा काम मैनेजर खुद कर रहा है, तो इट इंक्रीजेस द वर्कलोड, ऑब्वियस बात है, एंड इट लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। क्योंकि जब मैनेजर सारा काम खुद कर रहा है, सारी फाइल सपोज करो उसका अप्रूव हो रही है, सारी वही अप्रूव कर रहा है, लो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक सारी फाइल्स वो अप्रूव कर रहा है, तो ऐसे केस में डिसीजन मेकिंग स्लो होगी, क्योंकि वो टाइम से काम कर ही नहीं पाएगा। इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि अगर डेलीगेशन नहीं है कंपनी में, सारा काम मैनेजर पे आ गया, तो उसका वर्कलोड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इट इंक्रीजेस द वर्कलोड, अलोंग विद इंक्रीज इन वर्कलोड इट लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो लैक ऑफ डेलीगेशन इंक्रीजेस द वर्कलोड एंड लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। द पर्सन हु डेलीगेट्स, यानी जो सुपीरियर है, जो मैनेजर है, जो डेलीगेट करते हैं, इज नोन एज डेलीगेटर। क्लास ये 1 मार्क का क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ डिस्कस करे हैं। एंड अदर पर्सन एज डेलीगेटी, और जो सबॉर्डिनेट है, यानी जिसको वर्क डेलीगेट किया जा रहा है, that person is called delegating. क्लास ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको पता होना चाहिए द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल भी यही कहता है कि सारा काम जो है कंपनी का या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसे डिवाइड कर देना चाहिए छोटे छोटे एक्टिविटीज में, एंड उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो पर्सन जिस एक्टिविटी के लिए सूटेबल है उसे वो काम देना चाहिए। तो यहाँ पे डेलीगेशन में भी तो यही करते हैं, मैनेजर अपना काम डिवाइड कर रहा है, जो कोर एक्टिविटीज है, जो हाई प्रायोरिटीज एक्टिविटी है, वो तो मैनेजर अपने पास रख रहा है, वो तो वो खुद कर रहा है, और जो बाकी रूटीन जॉब है वो सबॉर्डिनेट को दे रहा है। तो कौन सा प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे डेलीगेशन बेस्ड है? द डेलीगेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। इज दैट क्लियर क्लास? Yes class, see this question. I have written it's a CBSE question, indirect question था, and इस question को देख के अच्छे अच्छे students जो है ना वो घबरा गए थे, and many of them could not find an appropriate answer for this question. Question क्या था? Delegation does not mean abdication. Justify the statement. अब बच्चे delegation की definition learn करके गए थे, elements अच्छे से learn करके गए थे, importance अच्छे से learn करके गए थे, जो कि जनरली बड़े बड़े टॉपिक सबको दिखते हैं, सब उन्हें बड़े इजीली लर्न कर लेते हैं, बट एक्चुअल में सीबीएसई ने क्वेश्चन उठाया इंट्रोडक्शन में से, डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। अब कुछ समझ ही नहीं आया लिखें क्या इसमें, क्या मतलब एब्डिकेशन का, कुछ बिल्कुल क्लूलेस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप लोग एनसीईआरटी पे फोकस नहीं करते, एंड आई ऑलवेज से कि एनसीईआरटी बेस है। क्लास
मेरे इतने साल के टीचिंग करियर में और मैंने इतने साल बोर्ड एग्जामिनेशन शीट्स चेक करी हैं, पढ़ाया, सेमिनार्स अटेंड करे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सीबीएसई आउट ऑफ एनसीईआरटी गई हो। मैं अगर यहाँ बिजनेस स्टडीज की बात कर रही हूँ तो आउट ऑफ एनसीईआरटी कभी नहीं गई, और ये एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, जिसके बाद एनसीईआरटी ने इस लाइन को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो यही चीजें हैं क्लास जो आपको फुल मार्क्स लाने से रोकती हैं, क्योंकि आप एनसीईआरटी को बेस नहीं रखते हो या एनसीईआरटी की छोटी छोटी चीजें मिस कर देते हो। एंड दैट्स व्हाट कि मैं हमेशा अपने वीडियो लेक्चर में वही दो चीजों का ध्यान रखती हूँ, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द केस स्टडीज, एंड नंबर सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, कि आपकी कोई भी केस स्टडी मिस ना हो, कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन मिस ना हो, आपको लाइंस पता रहे एनसीईआरटी की, उससे केस स्टडीज भी आइडेंटिफाई होती हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, एंड यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन द एक्सप्लेनेशन। अब क्लास देखो, एब्डिकेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? रिनाउंस, गिव अप। कि डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि मैनेजर की अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन डज नॉट रिलीज द सुपीरियर ऑफ हिज अकाउंटेबिलिटी। सुपीरियर अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी जवाबदेही से बच नहीं जाता काम डेलीगेट करके। दैट इज, मैनेजर shall still be accountable for the performance of the assigned task। अब इसे आपको एग्जांपल से समझो। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, जो प्रिंसिपल है वो मुझे काम दे कि मैम आप जो है ना जो अपना अटेंडेंस रजिस्टर है ये कंप्लीट करके मुझे आज 2 o'clock तक आपको सबमिट करना है। लास्ट मंथ की जो भी आपके अटेंडेंस रजिस्टर कंप्लीट करके आप मुझे सबमिट करो। ठीक है, मुझे काम मिल गया। अब मैंने सोचा कि मेरे पास और भी इंपॉर्टेंट काम है, तो मैंने वो काम अटेंडेंस रजिस्टर का क्लास मॉनिटर को डेलीगेट कर दिया कि बेटा इसे कंप्लीट कर दो, अटेंडेंस रजिस्टर को सारी अटेंडेंस कैलकुलेट कर दो, कौन सा बच्चा कितने दिन आया कितने दिन नहीं आया, एंड कंप्लीट करके मुझे दे दो। ओके, एज यूजुअल क्लास मॉनिटर ने काम करा और मुझे कंप्लीट करके दे दिया। ठीक है, अब मैंने वो काम आगे सबमिट कर दिया प्रिंसिपल को। अब वो काम गलत था, क्लास मॉनिटर से कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई और जो पूरी एनालिसिस थी अटेंडेंस की वो गलत हो गई। आप क्लास मुझे ये बताओ कि वो जो प्रिंसिपल है जब वो इसका जवाब मांगेगी, जब वो ब्लेम करेगी कि ये काम क्यों गलत हुआ, ठीक है, या उन्हें डांटना ही है कि भाई ब्लेम करना है कि काम गलत कर दिया, सारा टाइम वेस्ट कर दिया, सारा रजिस्टर खराब हो गया, ये वो किसको डांटेगी? हु विल बी अकाउंटेबल, मैं या क्लास मॉनिटर? दैट्स ऑब्वियस मैं, क्योंकि काम मुझे दिया गया था, मैंने आगे असाइन किया, वो मेरी चॉइस थी। लेकिन प्रिंसिपल के लिए अगर कोई अकाउंटेबल है तो वो कौन है? मैं। तो वही चीज बताई गई क्लास की मैनेजर अगर काम डेलीगेट कर भी दे, बट स्टिल मैनेजर शैल स्टिल बी अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द असाइन्ड। मैनेजर फिर भी मैनेजर ही अकाउंटेबल रहेगा, उसी को जवाब देना है अगर काम गलत होता है तो। अब नॉर्मल में एग्जांपल हो क्लास, सपोज करो मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, वो एक काम दे प्रोडक्शन मैनेजर को। ठीक है, अब प्रोडक्शन मैनेजर को लगे कि मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत काम है, तो ये तो सिंपल सा काम है, और प्रोडक्शन मैनेजर उस काम को जो है वो असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर को दे दे। ठीक है, असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर को। अब असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर से वो काम गलत हो जाए। ठीक है, अब जब असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर से वो काम गलत हो गया तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इसके लिए कौन अकाउंटेबल है? ये किसको ब्लेम करेगा? किसे जवाब देना है? इसे प्रोडक्शन मैनेजर को ही जवाब देना है, क्योंकि ओरिजिनली काम किसे मिला था? प्रोडक्शन मैनेजर को एक टास्क असाइन हुआ था, प्रोडक्शन मैनेजर ने उसे डेलीगेट कर दिया। ठीक है, उसने उसे डेलीगेट कर दिया, बट अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? प्रोडक्शन मैनेजर की। तो मैनेजर शैल स्टिल बी अकाउंटेबल, मैनेजर अकाउंटेबल रहेगा चाहे वो कितना भी काम डेलीगेट करते। जैसे एज अ टीचर मैं कितना भी काम स्टूडेंट्स को डेलीगेट कर दूं, क्लास मॉनिटर को डेलीगेट कर दूं, बट अगर उस काम में कुछ भी गड़बड़ होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आई विल बी अकाउंटेबल, मुझे पकड़ा जाएगा, मेरे को जवाब देना, आई विल बी अकाउंटेबल। ठीक है, तो डज नॉट मीन एब्डिकेशन का मतलब होता है गिव अप, कि डेलीगेशन से मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव अप नहीं हो जाती, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिनाउंस नहीं हो जाती। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? मैनेजर की ही रहती है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आया था 3 to 4 मार्क्स में इनडायरेक्ट, तो पहले तो आपको समझाना था द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन डज नॉट रिलीज द सुपीरियर ऑफ हिज अकाउंटेबिलिटी। सुपीरियर की अकाउंटेबिलिटी खत्म नहीं होती, मैनेजर अकाउंटेबल रहेगा। फिर आप इसके एग्जांपल दे सकते थे कि अगर एमडी ने प्रोडक्शन मैनेजर को एक टास्क दिया एंड प्रोडक्शन मैनेजर ने उसे डेलीगेट कर दिया असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर कुछ गड़बड़ हो गई, तो एमडी के लिए अकाउंटेबल कौन है? प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर विल बी अकाउंटेबल। डेलीगेशन से आपकी अकाउंटेबिलिटी खत्म नहीं होती। प्रोडक्शन मैनेजर ये नहीं कह सकता मैंने तो असिस्टेंट को दिया था उसने गलत कर दिया, डजंट मैटर।
जवाब किसको देना है, ब्लेम किस पे जाएगा, प्रोडक्शन मैनेजर पे, ठीक है। तो आई होप क्लास की आप समझ गए होंगे कि इंट्रोडक्शन पे मैंने एक सेपरेट लेक्चर क्यों बनाया है, क्यों इंट्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट है डेलीगेशन का। तो क्लास अगर हमारा फोकस फुल मार्क्स पे, अगर हमारा फोकस बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स पे है, तो वी कैन नॉट इग्नोर इवन अ सिंपल कॉन्सेप्ट मेंशन इन एनसीईआरटी। हमें कुछ भी मेंशन नहीं करना, दैट्स व्हाई मैं एनसीईआरटी में से हर एक माइन्यूट पॉइंट, हर एक माइन्यूट कॉन्सेप्ट उठा के यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, ताकि आपकी कोई भी चीज मिस ना रह जाए। इज दैट क्लियर? अगर क्लास स्टिल आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।